देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना काल में देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। कई सालों से अपने बिल में छिपा हुआ भारत का सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के इस्लामाबाद में नजर आया है और खबर है कि वो लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर भारत पर बड़े हमले की साजिश रच रहा है। संगठन लश्कर-ए-तैयबा भारत में बड़े आतंकी हमले की तैयारी कर रहा है और इस हमले को जमीन पर अंजाम देने के लिए अब लश्कर ने अंडरवर्ल्ड डॉन और मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला लिया है। यानी लश्कर के आका इशारा करेंगे और डॉन दाऊद इब्राहिम हुक्म की तामील करेगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दाऊद इब्राहिम इस्लामाबाद में अपने फार्म हाउस पर देखा गया है। बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम ISI की टीम के साथ इस्लामाबाद गया और लश्कर के आतंकियों से मुलाकात की और उसके बाद ये डील पक्की कर दी गई। भारत को तबाह करने के लिए लश्कर-ए-तैयबा ने दाऊद इब्राहिम से मिलाया हाथ। अब अंडरवर्ल्ड डॉन देगा आतंकी हाफिज सईद का साथ। इस्लामाबाद में देखा गया दाऊद इब्राहिम। ISI ने कराई दोनों की मुलाकात। इस्लामाबाद में आतंकी और दाऊद से मुलाकात के बाद डील पक्की हुई। लश्कर-ए-तैयबा की यह तैयारी यूं ही नहीं है। इससे पहले आतंकी हमले की धमकी के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें कश्मीर से आतंक के सफाई का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया था। इस मीटिंग में अजीत डोभाल ने सेना और इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद आतंकी संगठनों के बौखलाहट पर भी चर्चा की गई थी। इंटेलिजेंस इनपुट और आतंकियों के सफाई की रणनीति पर बेहद गोपनीय मीटिंग हुई थी। हाई लेवल मीटिंग के बाद डोभाल ने अमित शाह को भी ब्रीफ किया था। पाकिस्तान की मिट्टी पर पल रहे आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा घाटी में अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पा रहे। हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद खुद उसका मुखिया सैयद सलाहुद्दीन डरा हुआ है। ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ गई है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन अब एक प्लेटफॉर्म पर आकर भारत पर हमले की साजिश रच रही है। दाऊद इब्राहिम का लश्कर से हाथ मिलाना और इसके पीछे ISI की भूमिका इस पर मुहर लगा रही। लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। ये मोदी की 5वीं मीटिंग है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा और लॉकडाउन पर क्या फैसला आ सकता है, देखिए। क्या देश में लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा? क्या देश में लॉकडाउन को लेकर नए ऐलान किए जाएंगे? क्या देश में रेड जोन छोड़कर बाकी जगहों पर और ज्यादा रियायतें दी जाएंगी? इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी 5वीं बार देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। इस बैठक की शुरुआत देश के गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन से हुई। बैठक में लॉकडाउन पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि लॉकडाउन में ही सबकी भलाई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी भाषण दिया। उन्होंने अपने शुरुआती भाषण में क्या कहा, आपको बताते हैं। मोदी ने कहा, सभी राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। कैबिनेट सचिव राज्यों के सचिव से लगातार संपर्क में हैं। सभी राज्य ज्यादा फोकस रखें, सक्रियता बढ़ाएं, चुनौतियों को समझते हुए इस पर काम करें। आप सभी के सुझावों से दिशा निर्देश निर्धारित होंगे। भारत इस संकट से अपने आप को बचाने में बहुत हद तक सफल रहा। सभी राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अगर 2 गज की दूरी ढीली हुई तो संकट बढ़ेगा। हम लॉकडाउन कैसे लागू कर रहे हैं, यह बड़ा विषय रहा। हमारे प्रयास रहे कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन मनुष्य का मन है और हमें कुछ निर्णय बदलने भी पड़े। गांव तक ये संकट न पहुंचे, अब यही चुनौती है। आप सब आर्थिक विषयों पर अपने सुझाव दें। इसके बाद अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए समय तय किया गया। अमित शाह के संबोधन के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी बात रखने का मौका सबसे पहले दिया गया। यह पहले ही तय कर लिया गया था कि आखिर किस राज्य के सीएम पहले अपनी बात रखेंगे और किस राज्य के सीएम को बाद में मौका दिया जाएगा। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ के सीएम को पहले मौका मिला, जबकि 6 केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया कि वो अपने विचार और सुझाव लिखित में भेज सकते हैं। देश में कल से अलग अलग शहरों के लिए रेल सेवा शुरू हो रही है। IRCTC की वेबसाइट पर शाम 6 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि जिनके पास रेलवे का ई-टिकट होगा, उनको अलग से कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगी। नई दिल्ली से 15 शहरों के बीच ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। इसके लिए टिकट की ऑनलाइन बुकिंग शाम 4 बजे से IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो गई है। टिकट के 7 दिनों की एडवांस बुकिंग होगी। रेल टिकट की तत्काल बुकिंग नहीं होगी। कैंसलेशन पर 50% रकम वापस होगी। कोई केटरिंग नहीं, पानी और पैकेज फूड मिलेगा। कोच में बेडशीट और कंबल नहीं मिलेगा। रेगुलर ट्रेन की तरह स्टॉप नहीं होंगे। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़। दिल्ली में असम के कामगारों की संख्या काफी ज्यादा है। बिहार के लोगों को फायदा होगा। नई दिल्ली से अगरतला,
असम के साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्य त्रिपुरा को भी जोड़ा जाएगा। नई दिल्ली से हावड़ा, पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर और दिल्ली में नौकरी कर रहे लोगों को फायदा। नई दिल्ली से पटना, बिहार के प्रवासी मजदूरों को सबसे ज्यादा फायदा। व्यवसायियों को भी लाभ। नई दिल्ली से बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए वरदान। नई दिल्ली से रांची, झारखंड के प्रवासी मजदूर दिल्ली में फंसे हैं, ट्रेन चलने से व्यापार में सुविधा होगी। नई दिल्ली से भुवनेश्वर, ओडिशा और नई दिल्ली के बीच संपर्क स्थापित हो सकेगा। नई दिल्ली से सिकंदराबाद, नई दिल्ली और दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना के बीच संपर्क बढ़ेगा। नई दिल्ली से बेंगलुरु, IT सेक्टर के कारोबार में फायदा होगा। नई दिल्ली से चेन्नई, ट्रेन चलने से तमिलनाडु के कारोबार, व्यापार, इंडस्ट्रीज और मत्स्य उद्योग को फायदा होगा। नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम, केरल और दिल्ली एक दूसरे से जुड़ेंगे। नई दिल्ली से बडगांव, गोवा के लिए बेहद अहम, पर्यटन शुरू होने से ज्यादा फायदा होगा। नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल, ट्रेन चलने से कारोबार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। नई दिल्ली से अहमदाबाद, गुजरात के बिजनेसमैन को फायदा, व्यापार, उद्योग धंधे शुरू हो सकेंगे। नई दिल्ली से जम्मू तवी, जम्मू कश्मीर के हितों का ख्याल रखते हुए कारगर कदम, घाटी के लोग दिल्ली को अपने करीब महसूस कर सकेंगे। अगर आपको कोरोना काल में रेल से यात्रा करनी है तो आपके लिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट बहुत काम की है। कल से जो ट्रेनों का परिचालन हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को जाने की इजाज़त होगी जिनके पास वैध टिकट होगा, और वो भी IRCTC के वेबसाइट से कटा हुआ टिकट। किसी भी तरीके के वेटिंग टिकट का कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में सरकार ने और मंत्रालय ने सब कुछ तय कर दिया है कि किस हिसाब से कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे। लॉकडाउन के बीच सरकार ने 12 मई से 15 ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जो करीब करीब पूरे देश को जोड़ेंगे। लेकिन लॉकडाउन के बीच आप ट्रेन में आम दिनों की तरह सफर नहीं कर पाएंगे। रेलवे ने इसके लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की है, जिसे जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। यात्रियों को टिकट के लिए स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन टिकट खरीदना होगा। टिकट बुकिंग में किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। तत्काल, प्रीमियम तत्काल और करंट बुकिंग नहीं होगी। कंफर्म टिकट यात्री स्पेशल ट्रेनों में सफर कर पाएंगे। सभी ट्रेनें लिमिटेड स्टॉपेज पर ही रुकेंगी। यात्रा से कम 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। इसकी वजह यह है कि यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी, जिसमें समय लगेगा। रेलवे के मुताबिक सभी यात्रियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बिना मास्क वाले यात्रियों को यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही यात्रा की इजाजत मिलेगी। सभी यात्रियों के लिए मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। ये ऐप आपको कोरोना के बारे में आगाह करती है। अभी केवल AC कोच के साथ ही चलेंगी सभी स्पेशल ट्रेन। इन ट्रेनों में जनरल बोगी नहीं होगी, लिहाजा किराया ज्यादा देना पड़ेगा। सफर के रास्ते में खाने पीने का कोई सामान नहीं मिलेगा, इसलिए घर से ही अपने खाने पीने का प्रबंध करके चलें। IRCTC की वेबसाइट से टिकट की बुकिंग होगी। कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की इजाज़त दी जा रही है यहाँ पे सरकारी ड्यूटी में लगे हुए हैं। इसके अलावा किसी को भी ट्रेन यहाँ पे स्टेशन में आने की इजाज़त नहीं है। देश में ट्रेनों के अलावा अब हवाई सेवाएं शुरू करने की भी तैयारी हो रही है। इसे लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने दौरा किया। पूरी रिपोर्ट देखिए। आम लोगों के लिए रेल सेवा की शुरुआत के बाद अब हवाई सेवा भी शुरू करने की तैयारी हो रही है। इसी कड़ी में एक संयुक्त टीम ने दिल्ली के IGI एयरपोर्ट का दौरा किया और तैयारियों से जुड़ी जानकारी ली। खबरों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में रेल यात्रा की तरह सीमित हवाई यात्रा की शुरुआत हो सकती है। सरकार हवाई सेवा की शुरुआत करने वाली है। इसके संकेत तो उस समय ही मिल गए थे जब एयरपोर्ट में युद्ध स्तर पर सैनिटाइजिंग का काम शुरू किया गया था। इस बार की तैयारी के तहत एयरपोर्ट पर मोबाइल डिसइंफेक्टेड टावर लगाए गए हैं। 336 ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन लगाने का काम शुरू कर दिया गया है, यानी यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। आज दिल्ली एयरपोर्ट पर इस बात का इंस्पेक्शन किया गया कि अगर फ्लाइट की शुरुआत की जाती है तो हम कितने तैयार हैं। अब से कुछ देर पहले एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स का इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें CISF, DGCA और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी यहां पर पहुंचे थे। सोशल डिस्टेंसिंग कितनी फॉलो हो सकती है, इसके अलावा कितने हम तैयार हैं, ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको ध्यान में रखते हुए तकरीबन 2 घंटे के आसपास इंस्पेक्शन किया गया। सभी अधिकारी यहां पर मौजूद थे। तो मुमकिन है कि बहुत जल्द डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की शुरुआत की जा सकती है। हालांकि एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने भी कुछ दिनों पहले यही बयान दिया था कि अगर हम सामान्य की ओर बढ़ते हैं तो एयरपोर्ट्स की जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो शुरू की जाएंगी, ताकि जो भी लोग देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कोनों में फंसे हुए हैं, वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सके।
राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब दिल्ली के श्रम शक्ति भवन को भी सील कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से बढ़ते आंकड़ों से हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 310 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 7,000 के पार हो गई है। वहीं श्रम शक्ति भवन में काम करने वाला एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके बाद श्रम शक्ति भवन की इमारत पूरी तरह से सील कर दी गई है। यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारियों से घरों से ही काम करने के लिए कहा गया है। सोमवार को दिल्ली का जो ऊर्जा मंत्रालय जिस श्रम शक्ति भवन में चलता है, वहां पर ऊर्जा मंत्रालय का एक अधिकारी कोविड-19 कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद से इस श्रम शक्ति भवन को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप श्रम शक्ति भवन की देख रहे हैं। श्रम शक्ति भवन में कई सारे जो सरकारी महकमे हैं उनका दफ्तर है, जिसमें विद्युत मंत्रालय भी है। द्वितीय, चतुर्थ और छठे यानी सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ फ्लोर पे इसका ऑफिस है। छठे फ्लोर पर वो एम्प्लॉय काम करता था, जिसके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है और पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करने का काम चल रहा है। साथ ही आज के लिए पूरी बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है। सिक्स्थ फ्लोर पूरी तरह से सील है और ऊर्जा विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारियों को घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। कोरोना जो वायरस है अब ये कोई 2 या 3 महीने का नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है, पूरी दुनिया में रहने वाला है और इसके साथ सीखने पड़ेंगे तरीके हमारे को किस तरह से कोरोना के साथ रहा जाए। बिल्कुल इसके बारे में हमें नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़े परेशान करने वाले हैं। इससे पहले कानून मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद कानून मंत्रालय की बिल्डिंग शास्त्री भवन को भी सील कर दिया गया था। यूपी का आगरा शहर इस वक्त पूरे प्रदेश के लिए आफत का सबब बना हुआ है। कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों से शहर को बचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने खास अफसरों को आगरा में तैनात कर दिया है। यही आगरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के दूत, सीएम योगी के स्पेशल 11 टीम के अधिकारी। कोरोना को लेकर योगी शुरुआत से ही एक्शन में हैं। वो लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। अपनी टीम 11 से वो लगातार कोरोना पर जीत हासिल करने के लिए चर्चा कर रहे हैं और उनकी स्पेशल 11 टीम के 5 अधिकारियों ने कोरोना पर काबू पाने के लिए आगरा में मीटिंग की। इन अधिकारियों में आलोक कुमार, प्रमुख सचिव और आगरा के नोडल अधिकारी शामिल थे। रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, विजय प्रकाश, आईजी आईपीएस, डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह, विशेष कार्याधिकारी और प्रोफेसर आलोक नाथ, एसजीपीजीआई लखनऊ शामिल थे। इन अधिकारियों के साथ मीटिंग में आगरा के कमिश्नर, डीएम, सीएमओ, सीडीओ और बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। मजबूरी में राज्य सरकार ने कमान अपने हाथ में ली और यहाँ से अधिकारियों की एक टीम आगरा भेजी गई है, जो आज वहाँ के जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। इस टीम में मेडिकल एजुकेशन के प्रमुख सचिव रजनीश, आलोक कुमार जो कि नोडल अफसर बनाए गए हैं वो शामिल हैं। साथ ही एक आईपीएस विजय भी इस मीटिंग का हिस्सा है। पीजीआई से भी कुछ मेडिकल स्टाफ को वहां भेजा गया है, जो कोशिश करेंगे कि आगरा में जो कोरोना का प्रसार तेजी से हो रहा है उस पर कैसे लगाम लगाई जाए और लॉकडाउन को कैसे सख्त तरीके से वहां पर लागू कराया जा सके ताकि आगरा को बचाया जा सके। आज सुबह ही अधिकारी विशेष विमान से आगरा पहुंचे, फिर गाड़ियों का काफिला सर्किट हाउस की तरफ रवाना हो गया। आपको बता दें, एक दिन पहले ही आगरा में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल आगरा में कुल 756 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। इससे हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से देश कैसे निपट रहा है? क्या है देश की पहली स्वदेशी कोरोना किट की खासियत? खुद बता रहे हैं देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। कोरोना के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें कई तरह की जांच भी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है। आयुर्वेद का सहारा लिया जा रहा है। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, कई तरह की चीज़ें अपनाई जा रही है। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं। सर, एक बात बताएं कि जो स्वदेशी किट वगैरह की बात हो रही थी, क्या उसमें किसी तरह की कोई सफलता मिली है? यदि हाँ, तो वो किस स्तर पर है और कब तक जो है वो उपलब्ध हो जाएगा? देखिए, हमारे वैज्ञानिकों ने और विशेष करके जो हम ये कह सकते हैं कि स्वदेशी जांच किट जो है एक कवच, कोविड कवच के रूप में निखर करके आ गया है और वो पूरी तरह से जो एंटीबॉडी टेस्ट है ये स्वदेशी है और जो संक्रमण के बारे में पता लगाएगा कि आप पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, क्या हैं, आपको संक्रमण है या नहीं, और उसमें अहम भूमिका अदा करेगी। और एक साथ 90 सैंपल की जांच
एक पाली में हो सकता है। आयुष मंत्रालय की भी बड़ी भूमिका रही है। आयुष मंत्रालय ने समय समय पर जो एडवाइजरी जारी भी हुआ है और प्रधानमंत्री जी भी बराबर कहते रहे अपने संदेश में भी, वह गर्म पानी, काढ़ा इत्यादि का प्रयोग करें और अन्य प्रकार की जो आयुष की औषधियाँ हैं उसको व्यवहार में लाएँ। कोविड वैश्विक महामारी में भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। उसका मूल कारण है कि भारत के नागरिकों का इम्यून सिस्टम विदेश के नागरिकों के अपेक्षाकृत बहुत अच्छा है और इसलिए हमारे यहाँ पौराणिक और आम आयुर्वेद का पालन करते हैं। हम ऐसे हर प्रकार के जो हमारी प्राचीन पद्धति है उसको भी बल देते हैं और आधुनिक पद्धति को भी हम अपनाते हैं। हुड़दंगी लॉकडाउन में भी बाज नहीं आ रहे। अलीगढ़ में क्रिकेट के विवाद में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ, नौबत फायरिंग की भी आ गई। ये जो ईंट पत्थर आप देख रहे हैं, ये क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद का साइड इफेक्ट है। अलीगढ़ के गदराना ईशनपुर गांव में 2 पक्ष आपस में रविवार की शाम क्रिकेट खेल रहे थे। खेल के दौरान विवाद हो गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने दोनों पक्षों को समझाया और मामला शांत करा दिया। सोमवार को ये दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष इतने उग्र हो गए थे कि गोली तक चलाने लगे। इस विवाद में दोनों पक्षों से करीब 24 राउंड फायरिंग हुई। इसमें फिर जो है दोनों पक्षों के बीच में जो है पथराव हुआ है, तो मौके पर पुलिस मौजूद है, स्थिति नियंत्रण में है। पथराव और फायरिंग में दर्जनों लोग घायल भी हुए। हद तो तब हो गई जब पुलिस की मौजूदगी में पथराव हो रहा था। पुलिस इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस से बेखौफ ये लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा नजर आ रहे थे। पुलिस की सारी कोशिश नाकाम होती नजर आ रही थी। काफी देर बाद जब हालात कुछ सामान्य हुए तो फिर घायलों को माखनलाल सिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और मौके पर भारी तादाद में पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए। मौके पर पीएसी के आने के बाद ही दोनों पक्ष के लोग शांत होते नजर आए। अब मामले की जांच की जा रही है। सवाल ये है कि जब पूरे देश में लॉकडाउन है और लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है, तो ऐसे वक्त में इकट्ठा होकर क्रिकेट खेलने की छूट किसने दी और ये खेल कहां तक जायज है। रविवार को ही अलीगढ़ में 2 नए कोरोना संक्रमण के मामले मिले हैं। प्रशासन का कहना है कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया तो संक्रमण और बढ़ सकता है और ऐसे में अलीगढ़ के लोगों की ऐसी लापरवाही कोरोना के खिलाफ लड़ाई को काफी कमजोर कर सकती है। देश में लाखों मजदूर सड़कों पर हैं, उन्हें घर पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन वो अब भी नाकाफी हैं। इस बीच मजदूरों में कोरोना संक्रमण के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। देश के बड़े शहरों से मजदूर अब अपने गृह राज्यों में पहुंचने लगे हैं, तो राज्यों में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ने लगा है। जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में संक्रमित प्रवासी मजदूरों की संख्या 29 हो गई है। आपको ये भी बताते हैं कि किन जगहों पर संक्रमितों की संख्या कितनी है। बस्ती में 12 प्रवासी मजदूरों में कोरोना पाया गया है। रायबरेली में 2, प्रयागराज में 1, मिर्जापुर में 3, गोरखपुर में 1, फर्रुखाबाद में 2, चित्रकूट में 3, बलिया में 1, कानपुर देहात में 3 और उन्नाव में 1 में कोरोना पाया गया है। अभी भी मजदूर लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंच रहे हैं। अब आपको बताते हैं बिहार का हाल। यहाँ भी पिछले कुछ दिनों में आए कुल 157 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक कोरोना के संक्रमण से बिहार में 6 लोगों की मौत भी हो गई है। रविवार को 89 मरीज बिहार में, जो अब तक का सर्वाधिक एक दिन का आंकड़ा है, 89 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें से 86 वो हैं जो पिछले 2-3 दिनों में ट्रेन से बिहार पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के सागर में अहमदाबाद, कानपुर और महाराष्ट्र से आए प्रवासी मजदूरों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। जो सागर आए हैं उनकी बीएमसी में लैब में जांच की गई है, जिनमें से 4 लोगों के पॉजिटिव आई है रिपोर्ट। उसमें से अहमदाबाद गुजरात से आया, दूसरा कानपुर, तीसरा मुंबई थाने से आया और एक चौथा सागर के ही। राज्यों में दूसरे शहरों से आए लोगों को क्वारंटीन तो किया जा रहा है, लेकिन उनके पहुंचने से खतरा बढ़ता जा रहा है। मजदूरों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाने के बाद भी हिंदुस्तान की सड़कों पर लाखों मजदूर उतर आए हैं। ये तस्वीर बहुत भयावह होती जा रही है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को घर पहुंचाने का ऐलान हुआ। हजारों मजदूर ट्रेन से अपने घर भी चले गए, लेकिन सड़कों पर जो मंजर है वो डराने वाला है।
देश के हर कोने से ऐसी खबर आ रही है जहां लाखों मजदूर अपने घरों का रुख कर रहे हैं, जिसे जो साधन मिल रहा है वो उसी के सहारे अपने घर लौटने को तैयार है। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सब शामिल हैं। तस्वीरें पंजाब की है। लुधियाना में लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूर अब रास्ते पर आ गए। लॉकडाउन में रोजगार छिन गया, किसी के पास पैसे नहीं है। सरकार ने राशन के इंतजाम का वादा किया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। मजदूर सरकार से नाराज हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी उनके घर जाने का इंतजाम नहीं किया गया। यहाँ लॉकडाउन में हम लोग फंसे हुए थे। कंपनी में ना काम मिल रहा है, ना यहाँ राशन का सुविधा है। कोई जो भी पैसा कमाए रखे हुए तो सब खर्चा हो चुका है। सरकार के द्वारा वेबसाइट दिया गया था कि घर जाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया, जिसमें से हमारा सब कुछ ओके के बावजूद ले जाया गया बस से, स्टेशन के पास से वापस कर दिया गया। उसके बाद आश्वासन दिया गया कि मतलब कल फिर दोबारा आएगा। अभी तक कोई ना मैसेज आया ना कुछ आया है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से आई है। घर जाने की ऐसी होड़ लगी है कि लोग निजी वाहन में छिपते छिपाते घरों के लिए निकल पड़े। कोई मिनी ट्रक से घर जाते वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ रहा है, कोई बिहार जाने के लिए पैदल निकल पड़ा है और कुछ लोग साइकिल का कारवां लेकर अपने गांव के लिए निकल पड़े। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में यूपी और बिहार के लाखों लोग मजदूरी के लिए हर साल आते हैं। ये वही मजबूर लोग हैं जिनकी व्यवस्था सरकारें नहीं कर पाई और अब ये दर दर की ठोकर खा रही। ये तस्वीरें प्रशासन को चुनौती दे रही है, साथ में उस खतरनाक बीमारी को बुला रही है जिसके खिलाफ एक जंग चल रही है। बिहार के एक आयुर्वेदिक कॉलेज के वैद्यों ने आयुर्वेद के जरिए कोरोना को दूर भगाने का दावा किया है। देखिए कितना दमदार है ये दावा। आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल की एक टीम ने ये रिसर्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय को भेजा गया है। एम्स ने हरी झंडी दे दी है कि कुछ ऐसे तत्व हैं, 8 तत्व हैं, जिनका हवन करने से कोरोना भागेगा। ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोग दिखा रहे हैं। इसमें 8 द्रव्य रखे गए हैं। ये जो है इसमें एक वचा ऊपर की तरफ भी आपको दिख रहा है, कुष्ठ है, वचा हो गया ये जो तत्व जी। ये क्या है? ये क्या है? इसको वच बोलते हैं वैसे, है ना, और इसको वचा बोलते हैं संस्कृत में। और ये जो है ये गुग्गलू है। गुग्गुल भी हम लोग मार्केट में इसको उपलब्ध हो जाता है, ये गुग्गलू नाम से। ये सरसप है, पीली सरसों, और ये सेंधा नमक है। ये देसी घी है जो कि कहें गोघृत है मेनली, और ये जो है शहद है। तो ये सभी द्रव्यों को हम लोग यूज़ करेंगे धूपन के लिए। धूपन में चूँकि रक्षाकरण के लिए बोला गया है। इसमें जैसे क्या है, अगर कोई पोस्ट ऑपरेटेड केस है तो उसको हम स्टेराइल करने के लिए जो वर्ड को सैनिटाइजेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि ये धुआं जो है वो टॉक्सिक नहीं है, ये मेडिकेटेड वैल्यू रखती है और मेडिसिन प्रॉपर्टी होने के वजह से अगर पेशेंट इनहेल कर ले, अगर वो सांस की नली में चली जाए तो ये हजार्डस यानी कि मतलब खतरनाक प्रभाव नहीं दर्शाती है। जी हाँ, इसको हम लोगों ने जो प्लानिंग किया है कि गंगा आरती जैसे होता है वैसे हम लोग अस्पताल में या जहाँ भी रिसर्च करेंगे एम्स में, तो वहाँ हम लोग एक जगह इसको जलाएंगे या जला करके जैसे गंगा आरती किया जाता है, गंगा आरती के तौर पर हम लोग हर रूम में, हर ओटी में इसको घुमाएंगे जो है। और लोगों से ये भी आग्रह करेंगे कि अपने अपने घरों में इसको कम से कम 15 मिनट तक जलाया जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।